बस यही है ना कि आवाज़ नहीं पहुंची, इस वजह से बिल्कुल पड़ा। अच्छा जी, सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम है आपके सामने। इसमें क्या आपको नजर आ जी, रिक्वायरमेंट्स देखें कि रिक्वायरमेंट क्या है। ये हैंग होने की वजह से मूव भी नहीं करता पेज। चले आप इसको और बोलें बेटा। रिक्वायरमेंट, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ईमान। सर फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ एन इंटीरियर डोर एंड एन एक्सटीरियर डोर अंडर द एग्जिस्टिंग सिंपल कॉस्टिंग आवाज़ नहीं सिस्टम। आ रही बेटा, बहुत आहिस्ता बोल रहे हैं आप, पता नहीं। अगर कोई ऊंची बोलने वाला है तो बताएं। ईमान आप ऊंची बोल सकती हैं? सर फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि इंटीरियर और एक्सटीरियर डोर्स की एग्जिस्टिंग सिंपल कॉस्टिंग से हम लोगों ने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। हाँ जी ठीक है जी। तो अब ये सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम से जो है, ये फिर हैंग हो जाता है, इसलिए फिर मैं भी चुप कर देता हूँ। हाँ जी आ गया जी। अच्छा, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इंटीरियर डोर एक्सटीरियर डोर अंडर द एग्जिस्टिंग सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम। इसके ज़रिए हमने इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अब इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आपने जो अपना CMA कोर्स पढ़ा हुआ है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बस अपने जहन में वो लेके आना है, ठीक है। उसमें जैसे जैसे आप करते थे वैसे वैसे करना है। तो ये ज़रा पहले टेबल को देख लें। टेबल के अंदर देखें, पहले टोटल डायरेक्ट मटेरियल्स आ गया दोनों का, फिर डायरेक्ट लेबर आ गई। ये कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, सिंपल है, उस हिसाब से आपने कर देना है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट को। इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंदर देखें, क्वेश्चन के अंदर पहले मैं जा रहा हूँ। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो है उसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, मटेरियल्स हैंडलिंग, मशीन सेटअप, असेंबली, इंस्पेक्शन, ये 3 और 2 5 आइटम ये हो गए। ये 1 2 3 4 5 हमने ऐड कर लिए। एक इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो और इसमें डाला है जी, इन्होंने मार्केटिंग कॉस्ट को भी इसके अंदर शामिल किया। तो मार्केटिंग कॉस्ट को अगर इसमें यह है कि नॉर्मली प्रोडक्शन कॉस्ट में तो हम मार्केटिंग कॉस्ट को नहीं डालते, लेकिन इस वक्त हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम कॉस्टिंग कर रहे हैं। कॉस्टिंग का रिलेशन किसके साथ होता है, प्राइसिंग के साथ होता है। तो ऑब्वियसली कॉस्टिंग और प्राइसिंग के वक्त ये चल जाता है। वो जो मार्केटिंग कॉस्ट इसमें शामिल नहीं करना, वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पर्सपेक्टिव से है। यानी जिस वक्त हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि अकाउंटिंग के हिसाब से उस वक्त मार्केटिंग कॉस्ट को इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर नहीं डालते। यहाँ पे इस वक्त हम अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, हम अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं। हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो यहाँ हमें कॉस्टिंग की ज़रूरत है और हमें प्राइसिंग की ज़रूरत है। तो लिहाजा यहाँ पे मार्केटिंग की कॉस्ट चल जाएगी। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है। अच्छा, मार्केटिंग कॉस्ट क्या है जी, 3% ऑफ द सेल्स रेवेन्यू ऑफ ईच टाइप ऑफ डोर। तो सेल्स रेवेन्यू का डाटा गिवन है, तो वो 3200 यूनिट्स एक प्रोडक्ट के हैं, 1800 दूसरी के हैं, मल्टीप्लाई किया सेलिंग प्राइस से, उसका 3% ले लिया। ये हमारे टोटल जो है इनडायरेक्ट कॉस्टें आ गई। तो इन सारियों को ऐड किया, 511 600 को ऐड करने के बाद, मशीन आवर्स को ऐड करने के बाद रेट निकाल लिया, वो आ गया 51.16। और हर एक ने जितने जितने मशीन आवर्स इस्तेमाल किए हैं रिस्पेक्टिवली उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया रेट को 51.16, और ये ओवरहेड आ गया। ये आ गया टोटल कॉस्ट, ठीक है। और टोटल कॉस्ट को फिर हमने जो है यूनिट कॉस्ट में एंड पे दोबारा कन्वर्ट करना है। शुरू से यूनिट कॉस्ट में आने की बजाय आप पहले इसमें टोटल कॉस्ट लेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर आप यूनिट कॉस्ट में आएंगे। क्योंकि अगर आप शुरू में ही यूनिट कॉस्ट में आ जाएंगे तो मटेरियल लेबर में तो आप आ सकते हैं, लेकिन ओवरहेड में थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि पहले आपने टोटल ओवरहेड को ऐड करना है, उस टोटल ओवरहेड को फिर आपने मशीन आवर्स को ऐड करना है, मशीन आवर्स का रेट निकालना है, मशीन आवर्स का रेट निकालने के बाद आपने जो है फिर उसको मल्टीप्लाई करना है यूनिट्स के साथ, मशीन आवर्स के साथ, और फिर ये ओवरहेड कॉस्ट आ जाएगी। फिर टोटल कॉस्ट को आपने डिवाइड करना है, वो पर यूनिट कॉस्ट आएगी। ऐसे यूनिट कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। अब हम आते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम की तरफ, ठीक है। इसमें डाटा बहुत सीधा साधा करके दिया हुआ है, कोई ऐसी डिफ़िकल्टी नहीं है। 6 पूल बनाए हुए हैं उन्होंने, और 6 के 6 पूल्स जो हैं उसकी आपने कॉस्ट लिखनी है।
इसमें एक चीज़ गौरतलब है कि मार्केटिंग को हमने एक्टिविटी की कैटेगरी में तो डाल लिया है, लेकिन उसकी उस तरह से कॉस्ट ड्राइवर कोई नहीं है, ठीक है, और मार्केटिंग की कॉस्ट भी उस तरीके से नहीं है। तो हमने जो है उसका मार्केटिंग का एक परसेंटेज सिर्फ लिख दिया है कि इट इज़ परसेंटेज ऑफ द रेवेन्यू। तो अगर डॉलर के हिसाब से बात आए तो ये फिर हैंग हो गया जी। हाँ जी, अब कुछ बेहतर हुआ है। हेलो, अच्छा जी। तो मार्केटिंग की मैं बात कर रहा था। मार्केटिंग वाला जो है हम उस तरीके से इसको मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट की तरह नहीं लेके चल सकते हैं, ठीक है। यानी प्रोडक्ट शेड्यूलिंग, मटेरियल हैंडलिंग, इंस्पेक्शन तक जो कॉस्ट हैं वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के रूल्स के हिसाब से वो डील हो रही हैं। उनका कोई कॉस्ट ड्राइवर है, उनकी कोई कॉस्ट है, उनका कोई कॉस्ट पूल है और उनका कोई ड्राइवर है। तो ये दोनों चीज़ें होंगी तो फिर एलोकेशन का रेट निकलेगा। तो मार्केटिंग की ना तो इस तरीके से कोई कॉस्ट है ना उसका कोई ड्राइवर है। वो क्या है, वो है 3% ऑफ द सेल्स। तो उसको हम अलग से देखें। ये टेबल बनाने के बाद अब हम आते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ। ये फिर हैंग हो गया है, थोड़ा सा वेट करें। आई विल बी राइट बैक। ठीक हो गया, बड़ी जल्दी हो गया बेचारा। अच्छा जी, अब इस वक्त आपके सामने सारी कैलकुलेशंस फाइनल करने के लिए अब हम आ गए हैं ABC सिस्टम। मटेरियल लेबर उसी तरीके से, ठीक है, गौर करें, वही वैल्यूज जो सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम में है वही हमने इधर इसकी लगा दी है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर नो चेंज, ठीक है। अब आ जाए इनडायरेक्ट कॉस्ट यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो रेट लिया, मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन शेड्यूलिंग का रेट पहले हम कर रहे हैं $1520 पर रन। हर एक प्रोडक्ट के जितने जितने रन्स हैं 40 और 85 उससे मल्टीप्लाई कर दिया और ये कॉस्ट आ गई, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ नोट कर रहे होंगे, मिसाल के तौर पे मैं सिर्फ एक एग्जांपल को पहले ले लेता हूँ, उसमें प्रोडक्ट शेड्यूलिंग, ठीक है। पहले आप क्या करते हैं, सारी कॉस्ट को इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद उसके ड्राइवर्स को इकट्ठा करते हैं और एक रेट निकाल लेते हैं। रेट निकालने के बाद फिर दोबारा उस रेट को उनके पुराने ड्राइवर से, उन्होंने वो जो एक्टिविटी जितनी इस्तेमाल की हुई होती है इंडिविजुअली उन प्रोडक्ट्स ने, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो एनी हाउ ये जो है आपके रेट से मल्टीप्लाई करके उस एक्टिविटी को, जितना उस एक्टिविटी को इस्तेमाल किया हुआ होता है वो आ जाता है। अच्छा जी, अब ये देख लें मार्केटिंग को कैसे किया है। मार्केटिंग 3% ऑफ द सेलिंग प्राइस 250 है, मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। ये बस सीधा सीधा कर दिया, ठीक है जी। मार्केटिंग कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई। अब हमारी कॉस्टिंग तैयार है, टोटल कॉस्टिंग तैयार है। इसमें अब हम क्या करें, टोटल कॉस्ट पर यूनिट हमने ये निकाल ली, 170 आ गई, ये 335 आ गई। अब दोनों सिस्टम्स को कंपेयर कर दिया। सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम के मुताबिक पता चल रहा है कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में इंटीरियर जो है वो ओवर कॉस्टेड था, ठीक है। 170 इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है और 195 सिंपल कॉस्टिंग सिस्टम के हिसाब से था। ओवर कॉस्टेड था, इट मींस कि अगर कंपनी के कंपेटिटर्स इसी प्रोडक्ट को 170 आई मीन उसमें ज़ाहिर है कि प्रॉफिट मार्जिन भी ऐड करना होता है, तो अगर 170 के हिसाब से जो है हमें पता होता तो हम अपनी प्राइस को एडजस्ट कर लेते, ठीक है। हम नहीं कर सके तो इट मींस के इंटीरियर जो हमारी प्रोडक्ट है वो कुछ थोड़ा बहुत इसमें उसने नुकसान उठाया होगा। बाकी रह गई एक्सटीरियर, वो सिंपल कॉस्टिंग के हिसाब से 289 अंडर कॉस्टेड है, ये भी नुकसान है।
अंडर कॉस्टेड है तो हम समझते रहे कि भाई जनाब ये तो 289 की है, एक्चुअली वो 335 की थी, तो इसमें भी हम लॉस उठाते गए। तो दोनों जगह हमने, अगर हमारी कॉस्टिंग ठीक नहीं है तो हमने ड्यू टू वन रीज़न और द अदर हमने नुकसान ही उठाया। ठीक हो गया जी। तो ये बातें जो हैं ये नीचे आपको नज़र आ रही हैं, उसने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्लियर हो गई सारी बात जी? यस सर। सर एक बात पूछती जी जी भाइये। सर, एट द एंड हम कंपैरिजन तो पर यूनिट का कर रहे हैं ना, ये जो जी 195 और 170 है। जी बिल्कुल ठीक। अगर हम शुरू से पर यूनिट कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें भी कोई गलती तो नहीं है। लाइक 3200 और 1800 को जो मल्टीप्लाई किया है, अगर हम वो ना करते पर यूनिट ही आते जाते तब भी हमारे आंसर यही आ रहे हैं। और एट द एंड जो हमें चाहिए वो भी पर यूनिट की कॉस्ट को कंपेयर करना है कि हम किस तरह जी से बेटा कर रहे बिल्कुल ठीक आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक चीज़ ज़रा गौर से देखें। अब ये जो मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट शेड्यूलिंग है, ठीक है, हैं। जी जी तो प्रोडक्ट शेड्यूलिंग, अब आपके सवाल का जवाब हो रहा है, गौर से ज़रा सुनिएगा। जी जी जी। ये मैं फ़ैन ज़रा बंद कर दूँ, ये थोड़ी डिस्ट्रक्शन कर रहा है, डिस्ट्रक्शन को ज़रा दूर करके